नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसला दी आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 7वीं के लिए बसंत भाग 2 में से पाठ क्रमांक 2 देखा था। पाठ क्रमांक 2 हमारा दादी माँ यह था। दादी माँ यह जो पाठ है इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी थे। बच्चों, थोड़ा सा हम पुनराध्याय करते हैं कि पिछले तासिका में हमने क्या क्या देखा इस पाठ के अंतर्गत। पिछली तासिकाओं में हमने यह देखा था कि लेखक अचानक स्तब्ध हो जाते हैं और लेखक के स्तब्ध होने का जो कारण है वह यह था कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी मृत्यु का पत्र उनके हाथों में आया था। और उस घटना को पढ़ने के बाद पत्र में लेखक अचानक से हैरान हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। तत्पश्चात दादी माँ के जीवन से जुड़ी हुई जो सारी घटनाएं हैं वह चलचित्र के भांति उनकी आंखों के सामने आने लगती हैं। एक एक करके सारी घटनाएं वह उनकी आंखों के सामने आने लगती है, उन्हें वह याद करने लगते हैं। सबसे प्रथम उनके गांव का जो पूरा दृश्य है वह दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगता है। अब देखिए, गांव का दृश्य जो है वह अचानक ही उनकी आंखों के सामने गांव का दृश्य आकर खड़ा हो जाता है और अश्विन के जो दिन है और गांव की चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर दूर तक नाले से बहकर अनेक प्रकार की सड़ी गीली घास व नाना प्रकार की घासों के बीजों का बहकर आना, पानी का बदबू मारना, गांव के जलाशयों यानी कि सरोवर में लड़कों का धमाके से कूदना, यह सारी बातें उन्हें याद आने लगती हैं। गांव में इन गंध भरे जलाशयों में नहाने की जो मुख्य चाह होती है वह सबके मन में विद्यमान होती है, ऐसा लेखक ने हमें बताया है। लेकिन लेखक के बचपन की जो घटनाएं हैं वह सारी घटनाएं लेखक अभी तक भूले नहीं है कि वह जो जलाशय में कूदने का जो आनंद है वह लेखक नहीं ले पाए थे और वह इस वजह से वह आनंद नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उन्हें ज्वर था यानी कि बुखार था। इस बात का दुख उन्हें हमेशा था कि उस झाग भरे जलाशय में या सरोवर में कूदने का जो आनंद है वह ले नहीं पाए थे। तत्पश्चात दादी माँ का जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व उनकी आंखों के सामने आता है। जैसे कि उनका दुबला पतला शरीर है, सफेद किनारनी धोती वह पहनती है, सन यानी कि जूट से सफेद बाल, उन बालों में से ताजा पानी की जो बूंदे हैं वह टपकने का जो दृश्य है, यह सारा दृश्य लेखक की आंखों के सामने छा जाता है। पिछली तासिका में हमने यह देखा था कि दादी माँ का जो स्वभाव है वह स्वभाव किस प्रकार से है और यह स्वभाव दर्शाने के लिए कि उनका स्वभाव किस प्रकार से है, वह स्वभाव से कैसी थी, अनेक घटनाओं को लेखक ने यहाँ क्या किया है, दर्शाया है या हमें बताया है कि उन घटनाओं के आधार पर हम दादी माँ का स्वभाव किस प्रकार से है इसका अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहली जो घटना थी वह लेखक के बीमार होने की थी कि जब लेखक बीमार थे, उन्हें ज्वर था, तो उस वक्त दादी माँ ने उनका ख्याल किस प्रकार से रखा था। दिन रात वह उनकी चारपाई के पास बैठी रहती थी, उनको बुखार है या नहीं यह उनका बदन छूकर वह अनुमान लगाती थी। वह घर वालों को तरह तरह के प्रश्न पूछकर परेशान करती थी कि बाहर से कोई व्यक्ति घर में आया था या किसी के घर में कोई बीमार है तो वहां से कोई व्यक्ति हमारे घर में आया था कि जिसके वजह से यह बीमार हो गया, यानी कि लेखक बीमार हो गए। ऐसे अनेक सवाल वह क्या करते थे, घर वालों से पूछकर उन्हें परेशान करते थे। और यह सारा क्यों करते थे कि उन्हें लेखक की जो तबीयत है उसे लेकर चिंता थी। आगे चलकर यह होता है कि वह गांव में, घर में ही नहीं परंतु गांव में भी कोई बीमार होता था तो उनके लिए वह दवाइयाँ बताया करती थी, उनके लिए इलाज बताना उनका यह जो पूरा कार्य था। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि दूसरों को लेकर उनके मन में जो स्नेह भाव था इसके बारे में हमें जानकारी मिलती थी। यानी कि यह जो सारी घटना है, इस घटना से हमें दादी माँ का जो स्वभाव है कि जो स्नेहसिक्त भाव है उनके स्वभाव में, इसका पता चलता है या इसकी जानकारी होती है। उनकी वाणी में शासन की कठोरता थी, यह भी हमें एक घटना के द्वारा पता चलता है, जिसके लिए लेखक ने यह बताया है कि दादी माँ का धनों पर बिगड़ना तथा उन्हें डांटना कि उन्होंने जो ऋण लिया है यानी कि जो
पैसे उधार लिए हैं वह तुरंत सूद समेत उन्हें लौट आना चाहिए। और डांटते समय दादी माँ ने उनके आंसुओं की तक परवाह न की थी। आतिश पूर्वक दादी माँ ने धन्नो चाची से क्या किए थे, अपने पैसे मांगे थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी वाणी जो है उस वाणी में शासन सी कठोरता थी। अगला जो उनका स्वभाव गुण है या उनका जो स्वभाव की जो विशेषता है वह इस प्रकार से थी कि दुख पर कातर होना, यानी कि परोपकारी जो भाव है उनके स्वभाव में किस प्रकार से झलकता है, यह भी हमें एक घटना के द्वारा उन्होंने बताने का प्रयास किया है। और वह घटना इस प्रकार से थी बच्चों कि दादी माँ में परोपकार की भावना क्या की थी, कूट कूट कर भरी थी। उनका जो मन है वह किसी के दुख को देखकर मोम की तरह पिघल जाता था। अगर कोई दुख में है तो दादी माँ स्वयं भी क्या करती थी, दुख में हो जाती थी या उन्हें भी उस बात को लेकर दुख महसूस होता था। लेखक को एक दिन रामू की चाची धन्नो मिल गई, जो दादी की कोसने के बजाय उनके लिए मंगल कामनाएं कर रही थी। देखिए, धन्नो चाची को तो दादी माँ ने बहुत डांटा था कि उनका जो ऋण है वह सूद समेत उन्हें लौट आना चाहिए और वह भी समय पर लौट आना चाहिए। तब वह रो रही थी तो उनकी आंसुओं की परवाह भी दादी माँ ने नहीं की थी। परंतु जब धन्नो चाची लेखक को मिलती है तो वह दादी माँ के बारे में बड़ा भूला कहने के बजाय वह उन्हें मंगल वचन उनके बारे में बोल रही थी, यानी कि शुभ वचन अच्छा बोल रही थी उनके बारे में। उन्होंने उनके दादी माँ के बारे में धन्नो चाची ने कतई बुरे शब्द उच्चारित नहीं किए थे। लेखक को इस बात को लेकर काफी आश्चर्य होता है कि दादी माँ ने इतना उन्हें डांटा है, पर दादी माँ के इतने डांटने के बाद भी धन्नो चाची उनके लिए क्या कर रही है, शुभ वचन या अच्छा ही बोल रही है। जब लेखक ने इस बारे में धन्नो चाची को कहा कि आप दादी माँ के बारे में बुरा नहीं बोल रही क्योंकि कल ही आपको दादी माँ ने बहुत डांटा था, तो धन्नो चाची यह कहती है कि वह तो मालकिन है, उनके बारे में मैं बुरा शब्द नहीं बोल सकती। आगे चलकर वह कहती है कि दादी ने धन्नो के घर जाकर उसकी लड़की के विवाह के लिए शुभकामनाएं दी थी। आगे चलकर उन्होंने क्या किया था कि धन्नो के अनुसार दादी ने केवल उसका सारा ऋण ही माफ नहीं किया, यानी कि दादी ने धन्नो चाची ने जो भी रुपए लिए थे वह सारे रुपए क्या कर दिए, माफ कर दिए। दादी ने कह दिया कि धन्नो चाची को अब दादी के रुपए वापस लौटाने की जरूरत नहीं है, यानी कि दादी ने वहीं पर उसका सारा ऋण जो है वह माफ कर दिया, सारा ऋण छोड़ दिया। तो दादी माँ आगे चलकर यह भी बताती है कि उसकी लड़की की जो शादी है उस लड़की की शादी के लिए दादी माँ क्या करती है, 10 रुपए का नोट दे देती है और उसके लिए शुभकामनाएं भी कर देती है और वह 10 रुपए का नोट वह शगुन की तौर पर दे देती है। दादी माँ उन्हें स्पष्ट रूप से यह भी कहती है कि पैसों की वजह से शादी ब्याह के मामले में कुछ कमी ना रह जाए। और आगे चलकर दादी माँ यह भी कहती है कि जो लड़का है वह देवता समान है, अच्छा लड़का है, ऐसा दादी माँ कहती है। तो इससे यह बात स्पष्ट होती है बच्चों कि दादी माँ जो है वह परोपकारी होने के साथ साथ ऊपर से कठोर है लेकिन भीतर से अत्यंत कोमल स्वभाव की है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भीतर से जो है अत्यंत कोमल होते हैं लेकिन ऊपरी तौर से अगर हम उनके स्वभाव को देखते हैं तो वह बहुत कठोर होते हैं, कि जैसे कि डांटते हैं, करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं बच्चों, आप जब कक्षा में आते हो तो आपने अगर आपका गृह कार्य समय पर पूरा नहीं किया है, आपकी कॉपी जो है, कॉपी यानी कि आपकी जो नोटबुक है, अगर वह समय पर पूरी नहीं होती है लिखकर, तो आपको आपके जो अध्यापक है, विषय अध्यापक, वह क्या करते हैं, डांटते हैं। वो आपको डांटते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके मन में आपको लेकर कोई बुराई होती है। वह आपको इसलिए डांटते हैं कभी कभी कि आपका जो कार्य है वह समय पर पूरा करे ताकि आप कक्षा में पीछे ना पड़ जाए। इसका मतलब वह बुरे होते हैं क्या? नहीं। अगले दिन जब आप स्कूल में आते हैं तो वही अध्यापक आपको नजदीक लेते हैं और आपको प्यार से पूछते हैं कि आपने पूरा किया आपका कार्य जो मैंने कल आपको डांट कर बताया था। मतलब उनके मन में आपके प्रति स्नेह भाव भी है। कोई हमें डांटता है तो वह व्यक्ति बुरा नहीं होता है। तो ठीक दादी माँ भी जो है वह ऐसी ही स्वभाव की थी, जो ऊपर से काफी सख्त और कठोर स्वभाव की लगती थी लेकिन उनका जो मन है वह अत्यंत कोमल था। वह दूसरों के बारे में हमेशा चिंता करती थी। तो यह जो घटना घटित हुई है, इस घटना से हमें दादी माँ का जो यानी कि पर दुख पर कातर होना, यानी कि उनके स्वभाव में जो परोपकार की भावना है, यह भावना हमें क्या होती है, समझ में आती है। दादी माँ के स्वभाव का जो अगला गुण है
या अगली जो विशेषता है वह इस प्रकार से थी कि हंसमुख व सरल स्वभाव। अब देखिए, दादी माँ का जो स्वभाव है वह हंसमुख था तथा सरल था, और इसके लिए भी लेखक ने क्या किया है, एक घटना के द्वारा उनका यह जो स्वभाव है हंसमुख और सरल वह बताने का प्रयास किया है। और वह घटना जो थी वह इस प्रकार से थी बच्चों कि किशन भैया जो थे उनकी शादी का माहौल था, और किशन भैया की शादी के समय जब केवल औरतें ही गाना गा रही थी और अभिनय करने में व्यस्त थी, तो उसी वक्त लेखक बीमारी के कारण और उनके जो भाई थे वह भाई विलंब होने के कारण, विलंब यानी कि देर होने के कारण बारात में नहीं जा सके थे। जब यह दोनों बारात में नहीं जा सके थे, लेखक किस वजह से नहीं जा पाए थे, क्योंकि वह बीमार थे, बीमारी के वजह से वह जा नहीं पाए, और उनके जो भाई थे ममेरे भाई वह देर होने के कारण बारात में नहीं जा चुके थे। तो उस वक्त दादी ने दोनों को चुपके से क्या किया था, चादर उड़ाकर सुला दिया था। परंतु जब उनका भेद खुल गया तो सारी औरतें क्या करने लगी, उनके ऊपर चिल्लाने लगी। तभी उसी वक्त दादी माँ क्या करती है कि उनकी रक्षा करती है, और बाकी जो सारी औरतें जो थी उनको वह डांटने लगती है, और वह क्या करती है, लेखक और उनके जो भाई हैं उनकी रक्षा करती है कि वह सारी जो औरतें हैं वह आकर उन दोनों को ना डांटे। तो इस प्रकार से दादी माँ का जो स्वभाव है वह हंसमुख और सरल स्वभाव है, और वह सबकी आदरणीय है, सभी उनका आदर करते हैं। इस घटना से हमें यह पूरी बात जो है वह पता चलती है। यानी देखिए, पिछली तासिका में बच्चों हमने क्या क्या देखा कि लेखक स्तब्ध हो जाते हैं क्योंकि उनकी दादी माँ की मृत्यु का पत्र उनके हाथ में आता है, यह हमने देखा है। आगे चलकर हमने यह देखा है कि जो सारी घटनाएं हैं जो दादी माँ से जुड़ी हुई हैं, आँखों के सामने सबसे पहले अपने गांव का दृश्य आता है, फिर दादी माँ का व्यक्तित्व आ जाता है, और फिर दादी माँ के स्वभाव से जुड़ी जो घटनाएं हैं यह सारी घटनाएं उनकी आँखों के सामने आ जाती हैं। पिछली तासिका में हमने यह सारा इस पाठ के द्वारा देखा था। बच्चों, आज हम पाठ के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। जब लेखक जो है वह यह देखते हैं कि उनकी जो दादी माँ है वह गीली धोती पहनकर क्या कर बच्चों, गीली धोती पहनकर दिया जला संदूक पर दिया जलाकर स्तब्ध बैठी हैं वहीं पर। यह दादी माँ को देखकर लेखक भी दुखी होते हैं, वह उन्हें देखते ही रह जाते हैं, और वह दादी माँ से बात करने की कोशिश करते हैं। दादी माँ से वह कहते हैं कि दादी माँ, मैं तुमसे एक बात पूछूं तो तुम बताओगी ना। लेखक दादी माँ की स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखते हैं और दादी माँ से यह सवाल पूछते हैं। दादी माँ उसी वक्त यह कहती है कि क्या है, पूछो। पोता कोई सवाल पूछ रहा है तो दादी माँ उससे नहीं सुनेगी या उसका जवाब नहीं देगी, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, दादी माँ क्या करती है, उसी वक्त अपने पोते से कहती हैं कि तुम्हारे मन में जो भी सवाल है वह तुम क्या कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। तो उसी वक्त उनका जो पोता है यानी कि जो लेखक है वह उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम रोती थी। अब देखिए, लेखक ने यह सवाल पूछा कि तुम रो रही थी, तो उसी वक्त दादी माँ क्या होती है, तुरंत मुस्कुराती है और कहती है, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। देखिए, बात को टालने के लिए दादी माँ क्या कहती है कि पागल, लेखक को वह कहती है कि पागल, यानी कि लेखक ने जो सवाल पूछा है उसका कोई जवाब दादी माँ के पास नहीं था, इसलिए वह कहती है कि पागल। लेखक को वह कहती है कि अभी तुमने खाना ही नहीं खाया है ना, इसलिए तुमको ऐसे उटपटांग सवाल तुम्हारे मन में आ रहे हैं। चलो चलो, ऐसे दादी माँ कहती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें क्या करती हूँ, खाना खिलाती हूँ। उसी वक्त लेखक जो है वह कहते हैं कि धोती तो बदल लो दादी माँ। अब देखिए, दादी माँ जो है उन्होंने गीली धोती पहनी थी और दिया जलाकर वह वहीं पे बैठ गई थी। जब लेखक के सवाल पूछने पर दादी माँ बौखला जाती है या दादी माँ उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था, तो दादी माँ उन्हें क्या कहती है, ये लेखक से कहती है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तो लेखक को यह बात
याद थी कि दादी माँ ने क्या की है, गीली धोती यानी कि गीली साड़ी पहनी हुई है। तो वह तुरंत दादी माँ से कहते हैं कि हाँ ठीक है, परंतु पहले तुम क्या करो, तुम्हारी जो गीली धोती है वह गीली धोती तो बदल लो दादी माँ, ऐसे लेखक उन्हें कहते हैं। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वह मुझे खींचती रसोई में ले गई। अब देखिए, जब लेखक ने उन्हें यह कहा कि तुम साड़ी तो पहले बदल लो क्योंकि तुम्हारी साड़ी गीली है, तो दादी माँ तुरंत उत्तरित होती है, दादी माँ तुरंत उत्तर देती है, वह मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे सर्दी या गर्मी नहीं लगती बेटा। अब देखिए, अगर आमतौर पर हम भी कभी गीले कपड़े ज़्यादा देर तक पहनते हैं या कभी हम बारिश में भीग कर आते हैं, हमारे कपड़े गीले होते हैं, तो हमें तुरंत सर्दी हो जाती है, तुरंत हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कभी हमें हल्का सा बुखार भी हो जाता है। और इस चिंतावश लेखक कहते हैं कि पहले तुम तुम्हारी जो गीली धोती है वह गीली धोती यानी कि तुम्हारी साड़ी तो बदल लो दादी माँ। तो दादी माँ तुरंत कहती हैं कि नहीं नहीं, मुझे सर्दी या गर्मी नहीं लगती है बेटा, यानी कि गीले कपड़े पहनने से मैं बीमार नहीं होंगी या मेरी तबीयत नहीं बिगड़ेगी, मुझे ठंडी नहीं लगेगी। ऐसे दादी माँ क्या करती है, लेखक से कहती है और वह क्या करती है, उसे खींचती हुई रसोई में लेकर जाती है। अब बच्चों, आप मुझे बताइए कि दादी माँ लेखक को खींचती हुई रसोई घर में क्यों लेके गई? जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि दादी माँ को यह बात पता है कि लेखक ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो उसे खाना खिलाने के लिए दादी माँ क्या करती है, उन्हें खींचती हुई रसोई में लेकर जाती हैं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। अब देखिए, लेखक को दादी माँ रसोई घर में खींचते हुए खाना खिलाने के लिए लेकर जाती है। जब अगले दिन सुबह होती है तो लेखक नींद से जगते हैं और अपने सामने वह यह देखते हैं कि चारपाई पर उनके पिताजी और किशन भैया दोनों बैठे हैं। किशन भैया और पिताजी दोनों बैठे हैं, परंतु बैठे बैठे वह क्या कर रहे हैं, मन मारे कुछ सोच रहे हैं। अब वह क्या सोच रहे हैं, किस विषय में सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, ये सारे सवाल लेखक के मन में आ जाते हैं। अब देखिए, लेखक ने सुबह सुबह होते ही क्या देखा है कि उनके जो पिताजी हैं वह और जो किशन भैया हैं वह दोनों क्या कर रहे हैं, मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। अब देखिए, बाबू जो है यानी कि उनके जो पिताजी हैं वह बोलते हैं कि अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं, यानी कि हमारे पास अभी कोई दूसरा उपाय नहीं है, हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, ऐसे वह बोल रहे हैं। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो भाई पिछले भी बाकी हैं, वे रोने रोने से हो गए। अब देखिए, इन सारी बातों से हमें एक बात तो पता चली कि किशन भैया तथा जो पिताजी हैं इन दोनों में पैसों को लेकर चिंता हो रही है या पैसों को लेकर चर्चा हो रही है। तो उसी वक्त बाबूजी जो होते हैं वह बोलते हैं कि दूसरा अभी कोई चारा भी तो नहीं है, यानी कि दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास, रुपया कोई देता नहीं। अब उनको पैसों को लेकर उनके बीच में विचार विमर्श चिंता हो रही है। तो वह कहते हैं कि अब यह जो रुपए हैं, जो रुपयों की कमी उनको महसूस हो रही है, उसके वजह से अगर वह किसी को पैसे मांगते भी हैं तो कोई उनको पैसे नहीं दे रहा है। आगे चलकर वह यह भी बताते हैं कि कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है, यानी कि कितने लोगों से उन्होंने जो पैसा उधार लिया वो देना भी अभी बाकी है। वह रोने रोने को आ रहे थे, यानी कि उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। वह यह सोच सोच कर ही परेशान हो रहे थे कि वह पैसे जो है वह कहाँ से जुटा पाएंगे, किससे वह पैसे उधार मांगेगी कि उनको पैसे कोई दे देगा। वह सोचते हैं कि अभी पैसे भी कोई नहीं दे रहा है, कितने लोगों के अभी पिछला भी बाकी है कि जो देना है। इन सारे विषय को लेकर वह काफ़ी बुरा महसूस कर रहे थे, वह रोने रोने से हो रहे थे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। अब देखिए, यह सारी जो उन दोनों में जो चर्चा हो रही थी पैसों को लेकर, वह शायद दादी माँ ने सुनी थी और इसीलिए दादी माँ वहाँ आती हैं और वह कहती है उनसे कि रोता क्यों है रे? दादी माँ उनका जो माथा है वह माथा सहलाते हुए कहती है कि मैं अभी तो हूँ ना,
अब देखिए, अगर आप आमतौर पर अपने घर में भी देखते हैं, छोटा सा उदाहरण है कि अगर आपके पिताजी किसी बात को लेकर चिंतित हैं और वह किस बात को लेकर चिंतित है, यह अगर वह जानते हैं घर के बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग, तो वह आपके पिताजी को कहते हैं कि बेटा तू क्यों चिंतित है, इतनी चिंता मत करो, हम लोग हैं ना तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए। तो बड़े लोगों के यह शब्द जो होते हैं, वह शब्द भी हमें काफ़ी आधार दिलाकर जाते हैं या दिलासा देते हैं। भले ही उनकी मदद हो या ना हो, लेकिन उनका जो शाब्दिक आधार हमें मिलता है वह भी हमारे लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार दादी माँ ने भी यहाँ पर क्या किया, उन्हें बताया, पिताजी से कहा या किशन भैया जो दोनों चर्चा कर रहे थे उन्हें यह बताया, उनका माथा सहलाते हुए कहा कि तू रोता क्यों है, अभी तो मैं हूं ना, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे दादी माँ उन्हें कहती हैं। आगे चलकर उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भराया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूं, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब देखिए, दादी माँ को यह बात भली भांति पता थी कि उनका बेटा यानी कि पिताजी तथा किशन भैया, इन दोनों के बीच में पैसे को लेकर चिंता हो रही थी कि वह कहीं से पैसे नहीं जुटा पा रहे थे या अपनी अड़चन दूर नहीं कर पा रहे थे, अपनी मुश्किल से वह निकल नहीं पा रहे थे और वह सिर्फ पैसों की वजह से हो रहा था। तो दादी माँ उनका माथा सहलाते हुए कहती है कि मैं अभी हूं तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत दादी माँ क्या करती है, उनकी जो संदूक है वह संदूक खोलती है और संदूक खोलकर वह क्या करती है, उस संदूक के अंदर से चमचमाती सी कोई चीज निकालती है और चमचमाती हुई वह चीज निकाल कर वह क्या कहती है कि तेरी जो दादा है यानी कि उनके जो पति हैं, किसके पति, दादी माँ के जो पति हैं यानी कि इनके जो दादाजी हैं, उन्होंने क्या किया था, वह जो कंगन है यानी कि दादी माँ ने संदूक से जो चमचमाती हुई चीज निकाली थी वह क्या था, सोने का कंगन था। तो दादी माँ कहती है कि उनके दादा ने यानी कि उनके पति ने यह जो कंगन था वह दादी माँ को इसी दिन के लिए पहनाया था, यानी कि उनके ऊपर अगर कोई मुश्किल आए, कोई दिक्कत आए, कोई अड़चन आए, तो उस वक्त इस कंगन का इस्तेमाल वह क्या कर सकती है, कर सकती हैं। इसीलिए दादी माँ कहती है कि उनके दादा ने यानी कि उनके पति ने यह कंगन उनको इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भराया, उनको रोना आ गया। वह कहती है कि मैंने इसे कभी पहना नहीं है, परंतु मैं इसे सहज कर रखती आई हूँ। अब बच्चों, आप मुझे बताइए कि सहजकर का अर्थ क्या है, आपको पता है सहजकर अर्थात क्या है? जी हाँ, सहजकर अर्थात संभल कर। आपकी पाठ्य पुस्तक में सहजकर के नीचे आप पेंसिल से अधोरेखांकित कर लीजिए और उसका अर्थ वहां पर लिख लीजिए बच्चों कि सहजकर अर्थात संभल कर। ठीक है, तो दादी माँ उन्हें कहती है कि दादा ने उन्हें जो कंगन दिया है उस कंगन को तो उन्होंने कभी पहना ही नहीं, परंतु उस कंगन को उन्होंने बड़े संभल कर रखा है, यानी कि बड़ा सहज कर रखा है। दादी माँ आगे चलकर उन्हें यह बात बताती है कि यह जो कंगन है, यह कंगन उनके वंश की निशानी है। बच्चों, किसकी निशानी है? जी हाँ, दादा का जो वंश है उस वंश की निशानी यानी कि यह कंगन है, ऐसा दादी माँ उन्हें बताती है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब दादी माँ का गला भर आया था, उन्हें रोना आया था कि दादा की जो निशानी है वह क्या कर रही है, कंगन इस मुसीबत के समय वह पिताजी तथा किशन भैया को दे रही है। तो वह कहते हैं, दादी माँ जो है वह अपनी आंसू पोंछती है और अपनी आंसू पोंछकर वह कहती है कि जो पुराने लोग हैं, जो पहले ज़माने के लोग हैं, वह क्या करते हैं, आगा पीछा सब सोचकर क्या करते हैं, रखते हैं। यानी कि अगर वह कोई चीज़ खरीदते हैं तो वह आगे चलकर भी वह किसी काम आ जाएगी, यह सोचकर वह क्या करते हैं, उसे खरीद कर रखते हैं। जैसे कि दादा ने यह जो कंगन दादी को दिया था, वह कंगन आज इस मुसीबत के समय उन्हें काम आ गया। तो इसी बात को लेकर अपने आंसू पोंछते हुए दादी माँ
पिताजी तथा किशन भैया को यह बात समझाती है कि जो हम पुराने लोग हैं वह क्या करते थे, आगे होने वाली जो घटना है या पीछे वाली जो घटना है, इस सारी घटनाओं को सब सोचकर हम लेते थे। ऐसा दादी माँ आगे चलकर उन्हें बताती हैं। अब देखिए, बड़ों का जो दायित्व है तथा भविष्य को लेकर जो चिंता होती है, यह इस घटना से दादी माँ के स्वभाव में होने वाला गुण हमें पता चलता है कि पति के मृत्यु के बाद भी एक दिन जब दादी माँ अपने पुत्र और पोते को घर की गरीबी पर चिंतातुर देखती है तो वह तुरंत क्या करती है, अपनी संदूक से सोने का कंगन निकाल कर ले आती है और यह कंगन उसके पति की अंतिम निशानी थी, जो वह क्या करती है, अपने पुत्र और पोते को दे देती है। और उसी वक्त दादी माँ यह भी कहती है कि इस मजबूरी में यह क्या कंगन जो है वह क्या हो सकता है, उनके काम आ सकता है कि इसे तुड़वा कर जो भी पैसे मिल सकते हैं उनसे वह क्या कर सकते हैं, आने वाली मुसीबतों को वह क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। उसी समय लेखक को दादी माँ एक देवी के समान प्रतीत होती है। देखिए, आगे यह बताया गया है कि वह अत्यंत प्रभावशाली थी, उनके स्वभाव में होने वाला प्रभावशाली जो गुण है या जो वैशिष्ट्य है वह भी इस घटना से हमें पता चलता है कि सचमुच दादी माँ उस दिन उन्हें क्या लगती है कि शापभ्रष्ट देवी सी, यानी कि एक देवता के समान उन्हें उनकी दादी माँ लगती है। धुंधली छाया विलीन होने लगी। मैंने देखा दिन काफी चढ़ गया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब देखिए, लेखक अपने वास्तव में आ गए, अपने वर्तमान में आ गए, लेखक अतीत में चले गए थे। अतीत की यह सारी घटनाएं उनको याद आ रही थी, परंतु अब लेखक अतीत से निकलकर, दादी माँ की यादों से निकलकर अपनी वर्तमान में आ चुके थे। लेखक कहते हैं कि उस समय दादी माँ की यह सारी घटना जब उन्होंने उनकी आंखों के सामने चलचित्र के भांति चित्रित हो रही थी, घटित हो रही थी, तो इस घटना के बाद की दादी माँ ने अपने कंगन भी उन्हें वापस दिए थे कि मुसीबत के समय में वह उनके काम आएंगे। तो दादी माँ सच में उस समय उन्हें क्या लगती है कि एक देवी के समान प्रतीत होती है। अब देखिए, लेखक कहता है कि धुंधली सी छाया विलीन हो गई। यह जो धुंधली सी छाया उनकी आंखों के सामने आ रही थी या आ गई थी कि दादी माँ की धुंधली सी छाया उनकी आंखों के सामने आई थी, दादी माँ उन्हें अपनी आंखों के सामने चित्रित हो रही थी या दिखाई दे रही थी, तो वह विलीन हो गई उनकी धुंधली छाया, यानी कि उनकी धुंधली छाया जो है दादी माँ की, वह क्या हो गई थी, विलीन अर्थात समाप्त होना। बच्चों लिख लीजिए, विलीन अर्थात समाप्त होना। तो वह उनकी छाया समाप्त हो गई थी। लेखक ने आगे चलकर यह देखा कि दिन काफी चढ़ गया है, यानी कि दोपहर होने को आई थी, दिन काफी चढ़ गया था। पास के लंबे जो खजूर का पेड़ है, उस लंबे खजूर के पेड़ से उतरकर एक कौवा जो है वह अपनी घिनौनी, बच्चों घिनौनी अर्थात घृणित, घिनौनी अर्थात घृणित, तो अपनी जो घृणित या घिनौनी काली पांखें है, पांखें यानी कि उसके जो पंख है काले पंख, काली पांखें यानी काले पंख। कौवे का रंग कैसा होता है बच्चों? जी हाँ, कौवे का रंग काला होता है, तो उसके पंखों का रंग भी कैसा होगा? काला ही होगा। तो वह जो कौवा है, वह कौवा अपनी घिनौनी काली जो पंख है, यानी कि घृणित उसकी जो काले पंख है, वह काले पंख फैलाकर वह क्या करता है, लेखक की खिड़की पर आकर बैठ जाता है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। अब देखिए, लेखक अभी भी क्या कर रहे हैं कि जो किशन भैया का पत्र है, जिस पत्र से उन्हें दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलता है, उस पत्र को अभी भी वह क्या कर चुके हैं, अपने हाथ में पकड़े हुए हैं और वह उस पत्र को लेकर, उस पत्र को देखकर, उस पत्र के बारे में सोचकर अभी भी कांप रहे हैं या हल्के से घबरा गए हैं। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। अब देखिए, काली चींटियां जो होती है छोटी छोटी, जो शक्कर लेकर एक लाइन से निकलती है, तो वह चींटियां, तो यह जो सारे अक्षर है वह अक्षर काली चींटियों सी कतार में धूमिल हो रहे हैं, ऐसा लेखक ने बताया है। कतार यानी कि क्या बच्चों? कतार यानी कि जो पंक्तियां होती हैं, जैसे कि हम एक पंक्ति में हमारे अक्षर लिखते हैं या हमारा वाक्य लिखते हैं, तो वह जो लिखने वाली जो पंक्तियां होती है, यानी कि सीधी रेखा में। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि
काली चींटियों जैसे यह जो कतारें हैं वह कतारें धूमिल हो रही हैं। बच्चों, कतारें अर्थात पंक्तियां और धूमिल अर्थात धुंधला। तो वह जो सारी पंक्तियां हैं वह क्या हो रही थी? धुंधली हो रही थी। आंखों पर उनकी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सारी समाचार जो है वह समाचार वह पढ़ रहे हैं और सच है। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? दादी माँ गुजर गई है, इसका सदमा काफी लेखक को बैठा था और वह बार बार अपने आप से यह सवाल पूछ रहे थे कि सच में दादी माँ अब नहीं रही है, सच में दादी माँ का देहांत हो चुका है। बच्चों, दादी माँ यह पाठ आज हमारा यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर इस पाठ को लेकर आपको कोई आशंकाएं हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन।